पिछले कुछ दिनों में ऐसी हेडलाइंस हर जगह दिखाई दे रही है। ये हेडलाइंस देखकर आपको लगेगा कि भारत में अचानक देश के कुछ सबसे बड़े शराब ब्रांड्स को बैन कर दिया है, लेकिन मामला सिर्फ शराब का नहीं है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने एक के बाद एक कई बड़ी कंपनीज और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स पर कार्रवाई की है। कहीं 100% जैसे दावों पर आपत्ति जताई गई, कहीं नेचुरल और ऑर्गेनिक जैसे शब्दों पर, कहीं एनर्जी ड्रिंक लिखने पर और अब शराब के कुछ फेमस ब्रांड्स की लेबलिंग और प्रोडक्ट आइडेंटिटी पर कार्रवाई हुई है। तो आखिर FSSAI इन कंपनीज पर कार्रवाई क्यों कर रहा है? क्या सच में ओल्ड मॉन्क, मैकडॉवेल्स और एंटीक्विटी ब्लू जैसे ब्रांड्स बैन हो गए हैं? 100% नेचुरल, ऑर्गेनिक जैसे शब्दों पर आखिर आपत्ति क्यों हो रही है? और क्या भारत में प्रोडक्ट लेबलिंग और कंज्यूमर इंफॉर्मेशन को लेकर FSSAI का रुख पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गया है? इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से समझते हैं। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जिस्ट। सबसे पहले FSSAI की भूमिका समझना जरूरी हो जाता है। आमतौर पर जब भी FSSAI का नाम सामने आता है तो लोगों के दिमाग में मिलावटी खाना, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स या फैक्ट्रीज पर छापेमारी जैसी तस्वीर बनती है। लेकिन FSSAI की जिम्मेदारी सिर्फ ये देखना नहीं कि कोई प्रोडक्ट खाने या पीने के लिए सुरक्षित है या नहीं, ये भी तय करना उसी का काम है कि किसी प्रोडक्ट को किस नाम से बेचा जाएगा, उसके लेबल पर क्या लिखा जा सकता है, पैकेजिंग पर कौन से दावे किए जा सकते हैं और कौन से नहीं। अगर कोई कंपनी ऐसा दावा करती है जिसे नियमों के मुताबिक साबित नहीं किया जा सकता या फिर उसकी लेबलिंग तय स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है तो FSSAI कंपनी से जवाब मांग सकता है, नोटिस जारी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर नियमित कार्रवाई भी कर सकता है। पिछले कुछ महीनों में FSSAI ने जिन जिन कंपनीज पर कार्रवाई की, अगर उन्हें एक एक करके जोड़कर देखा जाए तो एक बात साफ नजर आती है। हर मामले में कंपनी अलग थी, प्रोडक्ट अलग था, लेकिन कार्रवाई का कारण लगभग एक जैसा था। लेबल पर लिखा क्या है, कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या दावा कर रही है और क्या वो दावा नियमों के मुताबिक सही है। यहीं से शुरुआत करते हैं उन मामलों की जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में FSSAI को लगातार सुर्खियों में रखा। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ फूड ब्रांड द होल ट्रुथ की। कुछ महीने पहले FSSAI ने इस कंपनी से नो एडिड शुगर दावे को लेकर जवाब मांगा। शिकायत प्रीमियम चॉकलेट ब्रांड पॉल एंड माइक की तरफ से की गई थी। देखने में लग सकता है कि नो एडिड शुगर लिखने में आखिर दिक्कत क्या है, लेकिन पूरा मामला इस बात से जुड़ा था कि उस चॉकलेट में मिठास के लिए डेट्स यानी खजूर का इस्तेमाल किया गया था। इसके जवाब में द होल ट्रुथ के संस्थापक शशांक मेहता ने खुद सार्वजनिक तौर पर बताया कि चॉकलेट पहले भी सिर्फ कोको और खजूर से बनती थी और आगे भी उसी तरह बनेगी। बदलाव सिर्फ पैकेजिंग पर किया गया है। नो एडिड शुगर की जगह स्वीटेंड विद डेट्स लिखने का फैसला लिया गया ताकि कस्टमर के मन में किसी भी तरह की गलतफहमी ना रहे कि आखिर इस प्रोडक्ट में मिठास कहां से आ रही है। यानी यहाँ FSSAI ने ये नहीं कहा कि चॉकलेट असुरक्षित है या खाने लायक नहीं है। पूरा विवाद सिर्फ एक दावे को लेकर था। भारत के फूड रेगुलेटर FSSAI का मानना था कि पैकेजिंग पर इस्तेमाल किए गए शब्दों की ऐसी एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है जिससे कस्टमर कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए कंपनी से अपना पक्ष रखने को कहा गया और बाद में उसने अपनी पैकेजिंग भी बदल दी। इसके बाद FSSAI की नजर गई मैरिको के सफोला टोटल हार्ट प्रो कुकिंग ऑयल पर। इस बार भी मुद्दा तेल की क्वालिटी नहीं थी। आपत्ति उसके नाम और पैकेजिंग पर इस्तेमाल किए गए हार्ट प्रो शब्द और दिल के निशान को लेकर थी। FSSAI का मानना था कि इससे ग्राहक के मन में ये धारणा बन सकती है कि ये तेल दिल की सेहत के लिए कोई खास फायदा देता है, जबकि भारत में किसी भी फूड प्रोडक्ट पर स्वास्थ्य संबंधी दावे करने के लिए स्पष्ट नियम बने हुए हैं। यानी अगर कोई पैकेज देखकर ग्राहक ये मान ले कि प्रोडक्ट उसकी किसी बीमारी का जोखिम कम करेगा या उसे ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स देगा, तो ऐसे दावों के पीछे मजबूत वैज्ञानिक आधार और रेगुलेटर मंजूरी होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो उस दावे पर सवाल उठाए जा सकते हैं। आज जब भी हम किसी सुपरमार्केट या किराने की दुकान पर जाते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र प्रोडक्ट के नाम और पैकेजिंग पर जाती है। नेचुरल, ऑर्गेनिक, हेल्दी, फ्रेश, प्रीमियम, लाइट, हार्ट इम्यूनिटी जैसे शब्द सिर्फ सजावट के लिए नहीं लिखे जाते। कंपनीज इन्हें इसलिए इस्तेमाल करती है क्योंकि सीधे ग्राहक के खरीदने के फैसले को प्रभावित करते हैं। कई बार ग्राहक पीछे लिखे इंग्रेडिएंट्स पढ़ने से भी पहले सामने लिखा एक बड़ा सा दावा देखकर ही प्रोडक्ट उठा लेता है। शायद यही वजह है कि FSSAI अब सिर्फ प्रोडक्ट के अंदर क्या है ये नहीं देख रहा, बल्कि पैकेट के बाहर क्या लिखा है उस पर भी उतना ही ध्यान दे रहा है। इसी दौरान ऑर्गेनिक विजडम नाम की कंपनी भी FSSAI की रडार में आई। यहाँ मामला ऑर्गेनिक शब्द के इस्तेमाल से जुड़ा था। भारत में किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक बताने के लिए तय सर्टिफिकेशन और नियमों का पालन करना होता है। सिर्फ मार्केटिंग के लिए किसी भी पैकेट पर ऑर्गेनिक लिख देना पर्याप्त नहीं है। FSSAI ने कंपनी से पूछा कि जिन प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिक बताया जा रहा है क्या उनके पास उसके लिए जरूरी प्रमाण मौजूद है, लेकिन इसके बाद जो मामला सामने आया उसने FSSAI की कार्रवाई का दायरा और भी बड़ा कर दिया। इस बार सवाल किसी एक कंपनी पर नहीं बल्कि एक पूरी कैटेगरी पर उठाया गया और वो कैटेगरी थी एनर्जी ड्रिंक्स। FSSAI ने स्टिंग एनर्जी, हेल एनर्जी समेत कई कंपनीज को नोटिस जारी किया। वजह थी उनके प्रोडक्ट्स पर एनर्जी ड्रिंक लिखा होना। FSSAI का कहना था कि भारत में मौजूदा फूड स्टैंडर्ड्स में एनर्जी ड्रिंक नाम की कोई अलग कैटेगरी तय नहीं की गई। ऐसे में अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को इस नाम से बेच रही है तो ये देखा जाएगा कि वो किस कैटेगरी में आता है, उस पर कौन से नियम लागू
होते हैं और उसकी पैकेजिंग पर क्या लिखा जा सकता है। हालांकि कंपनीज का पक्ष इससे अलग था। उनका कहना था कि एनर्जी ड्रिंक एक इंटरनेशनल लेवल पर इस्तेमाल होने वाला शब्द है और ग्राहक भी इन प्रोडक्ट्स को इसी नाम से पहचानते हैं। यानी यहाँ पर विवाद इस बात पर नहीं था कि प्रोडक्ट सुरक्षित है या नहीं, बल्कि इस बात पर था कि उसे किस नाम से बेचा जाना चाहिए। इसी दौरान FSSAI ने डाबर के कई प्रोडक्ट्स पर भी आपत्ति जताई। इनमें ऐसे प्रोडक्ट शामिल थे जिनकी पैकेजिंग पर 100% प्योर, 100% नेचुरल जैसे दावे किए गए थे। रेगुलेटर का कहना था कि अगर कोई कंपनी ऐसा दावा करती है तो उसके पीछे ठोस वैज्ञानिक आधार होना चाहिए, क्योंकि जब कोई ग्राहक किसी पैकेट पर 100% प्योर या 100% नेचुरल पढ़ता है तो वो उसी भरोसे के साथ उसे खरीदता है। इसके बाद FSSAI की कार्रवाई देश के कुछ सबसे लोकप्रिय शराब ब्रांड्स और उनके कुछ प्रोडक्ट्स तक पहुंची। जैसे ही खबर सामने आई, सोशल मीडिया और कई न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पर हेडलाइंस चलने लगी, ओल्ड मॉन्क बैन, मैकडॉवेल बैन। लेकिन जब आधिकारिक दस्तावेजों और FSSAI के ऑर्डर्स को ध्यान से पढ़ा गया तो तस्वीर इन हेडलाइन से काफ़ी अलग निकली। सबसे पहले समझना जरूरी है कि FSSAI ने पूरे ब्रांड्स पर देश भर में प्रतिबंध नहीं लगाया। कार्रवाई कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और कुछ खास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़ी हुई है। यानी अगर किसी ब्रांड के एक वेरिएंट पर सवाल उठता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस ब्रांड के सभी प्रोडक्ट्स अपने आप बैन हो गए हों। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, शराब की बिक्री और लाइसेंस तो राज्यों के एक्साइज विभाग के अंडर आते हैं, तो फिर FSSAI की एंट्री इस मामले में कैसे हुई? दरअसल यहाँ दोनों की जिम्मेदारियां अलग अलग है। स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट ये तय करता है कि शराब का उत्पादन, लाइसेंस, टैक्स और बिक्री कैसे होगी। वहीं FSSAI ये देखता है कि किसी फूड या बेवरेज प्रोडक्ट की कंपोजिशन, आइडेंटिटी, स्टैंडर्ड्स और लेबलिंग तय नियमों के मुताबिक है या नहीं। यानी एक ही बॉटल पर दो अलग अलग नियामकों की अलग अलग जिम्मेदारियां हो सकती है। पहले बात करते हैं उन प्रोडक्ट्स की जिनके नाम FSSAI की हालिया कार्रवाई में सामने आए। इनमें ओल्ड मॉन्क के कुछ वेरिएंट्स, मैकडॉवेल नंबर 1 रम के कुछ प्रोडक्ट्स, मैकडॉवेल सेलिब्रेशंस मैच्योर XXX रम, एंटीक्विटी ब्लू विस्की, रॉयल चैलेंज विस्की, बैकपाइपर डिलक्स विस्की, ओल्ड कास्क डिलक्स, XXX रम और सेंट्रल प्रोविंस विस्की जैसे नाम शामिल थे। अब सवाल है कि FSSAI ने इन प्रोडक्ट्स पर आपत्ति क्यों जताई? FSSAI के मुताबिक जांच के दौरान कुछ प्रोडक्ट्स की कंपोजिशन और उनके प्रोडक्ट आइडेंटिटी के बीच डिफरेंस पाया गया। सबसे ज्यादा चर्चा ओल्ड मॉन्क XXX मैच्योर्ड रम को लेकर हुई। FSSAI का कहना था कि जिस प्रोडक्ट को मैच्योर्ड रम के तौर पर बेचा जा रहा था उसकी कंपोजिशन तय स्टैंडर्ड से मेल नहीं खाती। ऐसे में सवाल ये उठा कि अगर कोई प्रोडक्ट तय स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करता तो क्या उसे उसी नाम से बेचा जा सकता है? यहाँ एक बात और समझना जरूरी है, न्यूट्रल स्पिरिट अपने आप में कोई गलत या गैर कानूनी चीज नहीं है। इसका इस्तेमाल कई तरह के अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स में किया जाता है। विवाद न्यूट्रल स्पिरिट के इस्तेमाल को लेकर नहीं है, विवाद इस बात को लेकर है कि अगर किसी प्रोडक्ट की कंपोजिशन अलग है तो उसकी लेबलिंग और प्रोडक्ट आइडेंटिटी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। यही तर्क विस्की वाले प्रोडक्ट्स पर भी लागू किया गया। रेगुलेटर का सवाल था कि अगर कोई प्रोडक्ट तय स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है तो क्या उसे विस्की कहा जा सकता है या फिर उसकी कैटेगरी और नाम अलग होना चाहिए। इन्हीं आधारों पर FSSAI ने संबंधित कंपनीज को निर्देश दिए कि जिन प्रोडक्ट पर आपत्ति जताई गई है उनके मामले में नियमों के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाए। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और रिकॉल से जुड़े निर्देश भी शामिल थे। साथ ही संबंधित स्टेट फूड सेफ्टी कमिश्नर्स को भी इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। हालांकि कहानी का दूसरा पक्ष भी है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, जो डियागियो इंडिया का हिस्सा है, ने FSSAI की कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी है। कंपनी का कहना है कि उसके प्रोडक्ट सभी लागू रूल्स के मुताबिक है और वो रेगुलेटर यानी FSSAI की एक्सप्लेनेशन से सहमत नहीं है। इसी तरह ओल्ड मॉन्क बनाने वाली कंपनी इन ब्रू बेवरेजेस ने भी अपना पक्ष रखा है। यानी ये मामला भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और आगे कानूनी प्रक्रिया भी चलेगी। यानी फिलहाल बहस सिर्फ ओल्ड मॉन्क, मैकडॉवेल या एंटीक्विटी ब्लू की नहीं है। असली बहस इस बात की है कि किसी भी प्रोडक्ट की पहचान आखिर तय कौन करेगा, कंपनी, बाजार या FSSAI के रूल्स। पिछले कुछ महीनों में द होल ट्रूथ, सफोला, ऑर्गेनिक विजडम, एनर्जी ड्रिंक ब्रांड्स, डाबर और अब इन लिकर प्रोडक्ट्स पर कार्रवाई। लगभग हर मामले में FSSAI का फोकस एक ही चीज पर रहा, पैकेट के बाहर जो लिखा है अंदर भी वही हो। आने वाले समय में सख्ती सिर्फ शराब इंडस्ट्री तक सीमित रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिस्किट, स्नैक्स, डेयरी, हेल्थ ड्रिंक, सप्लीमेंट्स और दूसरे FMCG प्रोडक्ट्स की भी लेबलिंग और मार्केटिंग क्लेम्स भी इसी तरह जांच के दायरे में आ सकते हैं। अब भारत में फूड सेफ्टी के साथ साथ ट्रुथ इन लेबलिंग और कंज्यूमर ट्रांसपेरेंसी को भी उतनी ही गंभीरता से लिया जा रहा है। आने वाले समय में कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स पर क्या लिखती है, कैसे लिखती है और किस आधार पर लिखती है, इस पर पहले से ज्यादा नजर रहने वाली है। इस मुद्दे पर आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जस्ट।